कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम रीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हिंदी का खंड थर्ड का पेपर है। तो जो आपके पेपर के बहुत ही महत्वपूर्ण 27 फरवरी 2025 को जो पेपर होने वाला है, तो आज हम समझते हैं कि खंड थर्ड का कुछ क्वेश्चन जो रह गए थे आपके लिए, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हैं इसमें जो प्रैक्टिस के रूप में आप इसे ज़रूर देखें और इसे रिवीजन भी करें, क्योंकि आपके पेपर के लिए रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हर बार स्टेट में क्वेश्चन रिवीजन हुए हैं, तो इसलिए आप पहले अपने तैयारी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को साथ में लेकर फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी प्रैक्टिस करते रहें। साथ में जो आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे उसको साथ में लें और कुछ प्रैक्टिस को भी आप साथ में लेके चलें, जिससे आपके पेपर को क्लियर करने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए अपनी तैयारी में सब चीज़ों को बहुत ही महत्वपूर्ण तौर से लेकर चलिएगा। तो हम समझते हैं कि आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। जो पेपर आपका खंड थर्ड का जो ऑप्शनल पेपर होते हैं उसके हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि पुलिस ने चोर को दंड दिया, वाक्य में प्रयुक्त विभक्ति है। इसमें पुलिस ने चोर को क्या दिया है? दंड दिया है। तो देखते हैं ऑप्शन दिया, ए कर्ता एवं कर्म कारक है, बी है कर्ता एवं कर्ण कारक है, सी है कर्म एवं अपदान कारक है, डी है कर्ता एवं संप्रदान कारक है। तो हम पहले समझते हैं कि कर्ता की विभक्ति कितनी होती है, कर्ता कितनी होती है, कारक कितने होते हैं, कारक के चिन्ह किस प्रकार से हम पहचान करेंगे, हम पहचान के रूप में कारक कैसे पहचान करेंगे, प्रश्न के रूप में कारक हम कैसे पहचान करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा समझते हैं। तो ये हमारे हो गए कारक। आपके कारक कितने हैं? तो 8 हैं। और चिन्ह देखते हैं इसके बाद से कितने होते हैं। कर्ता सबसे पहले हमारा फर्स्ट है क्या? आपका कर्ता। तो कर्ता का चिन्ह क्या होगा? ने से हम प्रयुक्त करते हैं। कर्ता ने, इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो जो काम को करने वाला हो, तो जो काम को करने वाला है, जैसे इसमें पुलिस ने चोर को दंड दिया, मतलब इसमें काम कौन कर रहा है? पुलिस कर रहा है। किसको कर रहा है? तो चोर को दंड दे रहा है। तो कर्ता इसमें कौन हो गया? तो पुलिस हो गया। अब हम पहचान कैसे करेंगे? तो कौन और किसको लगा के हम कहेंगे चोर को किसने दंड दिया, चोर को किसने दंड दिया? तो पुलिस ने दिया। तो पुलिस इसमें क्या हो गया? आपका कर्ता हो गया। उसी प्रकार से और उदाहरण है कि राम खा रहा है। राम क्या खा रहा है? कौन खा रहा है? कैसे क्वेश्चन है, कौन खा रहा है? बताएंगे, राम खा रहा है। फिर इसमें है कि किसने खाया? तो राम ने खाया। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन के रूप में इसे भी हम पहचान कर सकते हैं कि कौन सा कारक है। उसी प्रकार से कर्म का क्या है? तो कर्म का चिन्ह है आपका को। इसे हम को से प्रयुक्त करते हैं। इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? प्रश्न के द्वारा। तो जैसे मान लें किसी ने कहा कि राम ने कुत्ते को डंडा मारा, राम ने कुत्ते को डंडा मारा। जैसे इस प्रकार से क्या, पुलिस ने चोर को दंड दिया, तो राम ने कुत्ते को मारा। राम ने क्या किया? राम ने क्या किया? कुत्ते को मारा। राम ने किसको मारा? तो कुत्ते को मारा। इसमें क्या हो गया आपका? तो कुत्ते इसमें क्या हो गया? कर्म हो गया। मतलब क्या है कि जिसके द्वारा कर्म हो रहा है, तो वो आपका कुत्ता इसमें कर्म हो गया। तो एक इसका कैसे प्रयुक्त करेंगे? कर्म को हम को के रूप में प्रयुक्त करते हैं इसके चिन्ह का। तो इसमें है कि चोर ने, पुलिस ने चोर को दंड दिया। तो ने क्या हो गया? आपका कर्ता हो गया। को क्या हो गया? हमारा कर्म कारक हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका राइट हो जाएगा आंसर। उसी प्रकार से हम समझते हैं कर्ण कारक के चिन्ह का क्या है, इसकी पहचान कैसे करेंगे, इसके प्रश्न के रूप में हम कैसे पहचान करेंगे, ये भी थोड़ा सा हम समझते हैं। कर्ण कारक को से के द्वारा के साथ का हम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे पहचान कैसे करें? जिसकी सहायता से काम हो रहा हो। जैसे हम कहे कि राम ने चम्मच से सूप पिया, तो सूप पिया किसकी सहायता से पिया सूप को? तो चम्मच की सहायता से पिया। जैसे हमने कहा कि राम ने सूप पिया, तो किससे पिया? क्वेश्चन क्या है? किससे पिया? तो चम्मच के द्वारा पिया। मतलब किसी का वो जिसके सहायता के रूप में काम आ रहा है, वो क्या हमारा कर्ण कारक होता है। उसी प्रकार से संप्रदान क्या होता है? तो के लिए इसका पहचान होता है कि चिन्ह क्या है? के लिए। तो इसमें पहचान करें जिसके लिए काम हो। मतलब है कि मामा जी मेरे लिए किताब लाए, मतलब जिसके लिए काम हो। तो किसके लिए काम हुआ है? तो मेरे लिए। मामा जी क्या लाए मेरे लिए? तो मेरे लिए किताब लाए। मतलब जिसके लिए काम हो रहा है वो क्या हमारा संप्रदान कारक हो। जहाँ पर हम लिए का प्रयोग करेंगे वो हमारा संप्रदान कारक होगा। अपदान से क्या होता है? अपदान का प्रयोग होता है से प्रयोग करते हैं, मतलब अलग होना या तुलना या डरना, मतलब अलग होना। से जुदाई, कैसे? पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से अलग जुदाई हुई पत्ते की, तो इसमें क्या हो गया? आपका अपदान हो गया, मतलब अलग होना या तुलना करना। तो मैं घर से भाग गया। कहाँ से भागा? किससे भागा? राम ने, मैं कहूँगी कि मैं घर से भागी। कहाँ से भागी? तो घर से भागी। रेखा से माधुरी अधिक अच्छा अभिनय करती है। तो
किससे माधुरी किससे अधिक अभिनय करती है, तो रेखा से करती है। तो जैसे किससे का जहाँ हम प्रयोग करेंगे वो हमारा होता है अपदान कारक। या इसका सिंपल सा है कि जहाँ जुदाई की भावना महसूस हो, जहाँ जैसे कि हमने कहा कि पेड़ से पत्ते अलग टूट गए, मतलब ये है कि पेड़ से कौन अलग हुआ है, तो पत्ते हुए हैं, जुदाई की भावना हुई है, या तुलना की जाए या डरने की भाव प्रयुक्त हो, तो हमारा कौन सा होता है, तो अपदान कारक होता है। उसी प्रकार से संबंध में क्या होता है, तो का, के, की, रा, रे, री, ये सब क्या होते हैं, तो संबंध कारक के चिन्ह होते हैं। जैसे कि इसके पदान कैसे करेंगे, तो जिससे संबंध हो, जिससे संबंध हो। या प्रश्न के रूप में किसका जहाँ प्रयोग होगा, राम की किताब, किताब किसका है, तो राम का किताब है। मेरा घर, ये घर किसका है, तो राम का घर है। मतलब जहाँ जिससे संबंध हो, जहाँ संबंध के भावना प्रकट हो, वो हमारा क्या होता है, तो संबंध कारक होता है। उसी प्रकार से अधिकरण में क्या होता है चिन्ह, मैं और पर, मतलब जिसके आधार हो, जिसके पेड़ पर बंदर है, पेड़ पर बंदर, बंदर कहाँ है, पेड़ पर, मतलब पेड़ सब बंदर का क्या हो गया, आधार हो गया। जहाँ आधार महसूस हो, या किस में, या किस, या पर, जहाँ चिन्ह का प्रयोग हम करेंगे खुद क्वेश्चन करके, तो क्या होगा हमारा अधिकरण। जैसे किताब मेज पर रखी है, किताब कहाँ रखी है, मेज पर, तो किताब का आधार कौन बना, मेज बना। उसी प्रकार से किताब अलमारी में है, अलमारी में है, तो किताब कहाँ है, तो अलमारी में है, तो किताब का आधार कौन बन गया, अलमारी। मतलब जहाँ किसी चीज़ का आधार महसूस हो, वो हमारा अधिकरण होता है। उसी प्रकार से लास्ट होता है हमारा संबोधन। तो संबोधन चिन्ह हे, अरे, ओ आदि या संज्ञा जिस रूप में पुकारा जाए, वो हमारा क्या होता है, तो संबोधन होता है। जिसे कहा जाए, जैसे राम इधर आओ, तो राम में क्या हो गया, राम। हे राम इधर आओ, हे भगवान बचा लो। मतलब जहाँ आपका हे, अरे, ओ या संज्ञा जिस रूप में पुकारा जाए, उसे हम क्या कहते हैं, तो संबोधन कहते हैं। तो हमें उम्मीद होगा कि आपको कारक समझ में आ गए। अगर कारक कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। उसी प्रकार से चिन्ह का भी प्रयोग कर दिए। पहचान कैसे करेंगे, क्वेश्चन के रूप में कैसे पहचान करेंगे, हमने उदाहरण के साथ आपको बता दिया। इसमें क्वेश्चन था कि पुलिस ने चोर को दंड दिया, मतलब पुलिस ने किसको दिया, तो चोर को। तो ने इसमें क्या हो गया, आपका कर्ता, कारक होने इसमें कर्ता कौन कार्य कर रहा है, तो पुलिस कर रहा है। किसको पकड़ा है, तो चोर को, तो क्या हो गया, कर्म हो गया। तो को इसमें कर्म हो गया, अन्य इसमें कर्ता होगी। तो राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सेठ ने नौकर को पैसे दिए, वाक्य है किसके हैं। ऑप्शन देखते हैं। दिया है ए एक द्विव कर्मक है, बी है कि कम पूरक है, सी कर्म पूरक है, सी कृत पूरक है, डी अकर्मक है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर कौन सा, सेठ ने नौकर को पैसे दिए। मतलब सेठ ने किसको पैसे दिए, तो नौकर के। तो इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी, तो आपकी इसमें द्विव कर्मक क्रिया हो जाएगी। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। अब हम समझते हैं कि क्रिया के कितने भेद होते हैं, क्योंकि हर बार क्वेश्चन आते हैं क्रिया के कितने होते हैं भेद, तो 2 होते हैं भेद। कौन कौन सा है, फर्स्ट हमारा होता है आपका कर्म के आधार पर, और सेकंड होता है हमारा रचना के आधार पर। पेपर में हमेशा ध्यान दीजिएगा कि क्रिया के भेद किसके आधार पर पूछा है, कर्म के आधार पर पूछा है या रचना के आधार पर होता है। तो कर्म के आधार पर क्रिया कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। फर्स्ट हमारा है अकर्मक, दूसरा हमारा हो जाता है आपका सकर्मक। उसी प्रकार से ये पूछेगा कि अकर्मक जो क्रिया है कितने प्रकार की होती है, तो ये भी आपकी 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट है एक कर्मक, सेकंड हमारा द्विकर्मक। तो ये किसके बारे में पूछा, सेठ ने नौकर को पैसे दिए, मतलब ये किसके हैं, तो ये हमारा हो जाएंगे आपके अकर्मक क्रिया के 2 प्रकार होते हैं, दो भेद होते हैं। कौन कौन सा, फर्स्ट हमारा है आपका एकर्मक, सेकेंड हमारा द्विकर्मक क्रिया होती है। ये आपके हो जाते हैं अकर्मक क्रिया के भेद के बारे में पूछा गया है। उसी प्रकार से रचना के आधार पर कितने होते हैं क्रिया, तो रचना के आधार पर होते हैं 5। कौन कौन सा है, फर्स्ट हमारा सामान्य क्रिया, सेकेंड है संयुक्त क्रिया, थर्ड है नाम धातु क्रिया, फोर्थ हमारा परिणार्थक क्रिया, और फिफ्थ हो जाएगा पूर्णकालिक क्रिया। तो क्रिया किसके भेद किसके आधार पर पूछा है उसको भी ध्यान देना है, और जिसके आधार पर है उसके प्रकार के भेद कितना पूछा है वो भी देखना है। तो द्विकर्मक किसके हैं, तो अकर्मक क्रिया के भेद हैं, न कि सकर्मक क्रिया के। अब हम समझते हैं कि द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं।
जिन क्रियाओं में दो कर्म होते हों उसे द्विकर्म। जैसे सेठ ने नौकर को पैसे दिए, तो इसमें सेठ भी क्या है आपका कर्म कर रहा है और नौकर भी क्या कर रहा है, इसमें कर्म कर रहा है। मतलब सेठ ने नौकर को पैसे दिए, तो इसमें द्विक क्रिया काम कर रही है, इसमें दो कर्म हो रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, इसका द्विकर्म क्रिया हो जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद से क्वेश्चन है, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है। घाट घाट का पानी पीने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन दिया, ए विभिन्न नदियों का जल पीना, बी एक नदी के विभिन्न घाटों का पानी पीना, सी है एक स्थान पर न रहना, डी है देश विदेश का व्यापक अनुभव होना। एक घाट का पानी पीने मुहावरे का अर्थ होता है, घाट घाट का पानी पीने का मुहावरे का अर्थ होता है कि देश विदेश का व्यापक अनुभव होना। इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई थी। यह वाक्य किस प्रकार की है? मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई। ऑप्शन दिया, ए है कि सरल वाक्य है, बी है संयुक्त वाक्य है, सी है मिश्र वाक्य है, डी है कृतवाच्य है। तो इसमें है कि मैं उस लड़की से मिला था, एक तो सिंपल होता, लेकिन है कि जिसकी किताब खो गई, मतलब ये क्या हो गया आपका, तो ये मिश्र वाक्य हो गया। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन सी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? तो ऐसे वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य हो और उस पर आश्रित अन्य उपवाक्य हो, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। तो मैं उस लड़की से मिला था, ये एक उपवाक्य हो गया, लेकिन इससे पर आश्रित क्या हो गया, तो जिसकी किताब खो गई, तो ये क्या हो गया आपका आश्रित उपवाक्य हो गया। मैं इसका डेफिनेशन लिख देती हूँ कि मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। तो ऐसे वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य हो और उस पर आश्रित अन्य उपवाक्य हो, उसे हम क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि शेर की तरह दहाड़ने वाले आप भीगी बिल्ली कैसे बन गए? रेखांकित पदबंध है। तो शेर की तरह दहाड़ने वाले आप, इसमें कौन सा पदबंध है? ऑप्शन देखते हैं कि विशेषण पदबंध है, बी है कि संज्ञा पदबंध है, सी है कि सर्वनाम पदबंध है, डी है कि क्रिया पदबंध है। तो शेर की तरह दहाड़ने वाले आप भीगी बिल्ली कैसे बन गए, इसमें कौन सा पद हो जाएगा आपका? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सी, सर्वनाम पद बंध है। किस प्रकार से है, कैसे समझेंगे कि सर्वनाम पद बंध है? तो इसकी हम परिभाषा समझते हैं। पहले परिभाषा है कि वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे। मतलब इसके शेर की तरह दहाड़ने वाला आप, तो आप इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा सर्वनाम पदबंध, सर्वनाम का कार्य करे और सर्वनाम ये हो जाता है आपका। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, डिफिनेशन समझते हैं। तो डिफिनेशन है कि वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे, वो क्या होता है हमारा, आपका सर्वनाम पदबंध होते हैं। तो शेर की तरह दहाड़ने वाला आप भीगी बिल्ली कैसे बन गए? तो इसमें आपका आप क्या हो गया, तो इस शेर की तरह दहाड़ रहे थे, लेकिन बाद में क्या हो गया, ये हमारे भीगी बिल्ली बन गए। तो इसमें क्या होगा आपका, तो इसमें रेखांकित जो वर्ड है ये कितना है, ये आपका जो रेखांकित है ये क्या हो गया हमारा, तो सर्वनाम पदबंध हो गया। इसका सर्वनाम पदबंध किसे कहते हैं? तो वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे। जो शेर की तरह दहाड़ने वाले आप, इसमें जो वर्ड है ये कौन सा है, तो सर्वनाम पदबंध का कार्य कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, तो सर्वनाम पदबंध कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से।
क्वेश्चन है कि अपराधी ने सारी बातें साफ साफ कह दी, वाक्य में साफ साफ अव्यय है। जो साफ साफ अव्यय है ये कौन सा है देखते हैं। ऑप्शन दिए, ए विस्मयादि बोधक है, बी है क्रिया विशेषण है, सी संबंध बोधक है, डी है समुच्चय बोधक है। तो अपराधी ने सारी बातें साफ साफ कह दी, तो जो साफ साफ वर्ड है ये अव्यय कौन सा हो जाएगा, तो क्रिया विशेषण का काम कर रहा है। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो क्रिया की जो विशेषता बताने वाले शब्द हो उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब से अपराधी ने सारी बात किस तरह से कही, तो साफ साफ कही, तो साफ साफ इसमें कौन सा कार्य करे, तो क्रिया विशेषण का कार्य कर रहा है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो जो क्रिया की विशेषता बताएं, तो यहाँ पे जो साफ साफ शब्द है इस किसकी विशेषता बता रहा है, तो अपराधी की। तो अपराधी इसमें कौन सा हो जाएगा, तो क्रिया का काम कर रहा है। तो क्रिया की जो विशेषता बताएं उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की जो विशेषता बताएं, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि निगमन विधि है कौन सा है। ऑप्शन दिया, ए मनोवैज्ञानिक विधि है, सी है, बी है कि कुछ कह नहीं सकते, सी है कि अमनोवैज्ञानिक है, डी इनमें से कोई नहीं। तो निगमन विधि क्या होती है, तो हमारी एक क्या होती है, अमनोवैज्ञानिक होती है। निगमन विधि क्या होती है, तो अमनोवैज्ञानिक होती है। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। सबसे बड़ी क्वेश्चन ये है कि निगमन विधि के जनक किसे कहा गया है, या इसको जन्मदाता किसे कहा गया है निगमन विधि के। तो निगमन विधि को जन्मदाता किसे कहे गए हैं, तो अरस्तु को कहा गया है। किसे कहा गया है, तो अरस्तु को कहा गया है। तो निगमन विधि किसके विपरीत होती है, क्वेश्चन पूछता है पेपर में कि निगमन विधि किसके विपरीत होती है, तो यह आगमन विधि के विपरीत होती है। क्योंकि इसमें छात्र क्या होते हैं, तो छात्र के सामने पहले सिद्धांत रखा जाता है, फिर विभिन्न प्रकार के उदाहरण को उसकी पुष्टि की जाती है। इसी भी शिक्षण जो सूत्र होते हैं, तो जो शिक्षण सूत्र क्या होते हैं, तो समान से विशिष्ट की ओर चलना, तो उसे हम क्या कहते हैं, निगमन। मतलब जो समान से विशिष्ट की ओर चलते हैं, मतलब पहले बच्चे को हम क्या करेंगे, पहले हम बच्चे को उदाहरण को समझाएंगे, पहले सिद्धांत को रखेंगे, मतलब नियम रखेंगे। निगमन मतलब क्या होता है, नियम मतलब बच्चे की कोई बच्चा है तो उसके सामने पहले हम क्या रखेंगे, पहले सिद्धांत को रखेंगे, फिर उसी सिद्धांत पर आधारित हम कुछ उदाहरण को रखेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो निगमन विधि कहेंगे। मतलब जहाँ नियम से उदाहरण की तो चले या समान से विशिष्ट की हो, उसे हम क्या कहेंगे, निगमन विधि कहते हैं। मतलब पहले हम बच्चे को नियम बताएंगे कि नियम आपका ये है, उसके आधारित पर हम मुझे बताएंगे कि आपको ये सब आपको उदाहरण प्रस्तावित किए गए हैं। हम किसी चैप्टर को पढ़ाने से पहले बच्चे को सिद्धांत को पढ़ाते हैं, उसके बाद से उससे संबंधित हम उदाहरण को समझाते हैं। लेकिन पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि निगमन किसके विपरीत है, तो आगमन के विपरीत है। निगमन विधि के जन्मदाता कौन है, तो अरस्तु हैं। इसका शिक्षण सूत्र क्या है, तो समान से विशिष्ट के रखी जाती है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर कौन सा, तो निगमन विधि क्या है, अमनोवैज्ञानिक है, न कि मनोवैज्ञानिक है, अमनोवैज्ञानिक है। ठीक है, तो इसका जन्मदाता किसे कहेंगे, अरस्तु को कहेंगे। और निगमन विधि किस प्रकार से, तो अमनोवैज्ञानिक है, न कि ये मनोवैज्ञानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि पाठोपरांत मूल्यांकन किसे कहते हैं। पाठोपरांत मूल्यांकन किसे कहते हैं। ऑप्शन दिया, ए पाठ पढ़ाने से पूर्व का, बी है पाठ पढ़ाने के बाद का, सी है पाठ पढ़ाते समय का, डी घर पर का। तो ये है कि पाठोपरांत, परांत का मतलब क्या हो गया, के बाद, के बाद मतलब ये है कि पाठ पढ़ाने के बाद कहते हैं किसको, पाठोपरांत मूल्यांकन को। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि प्रारंभिक अवस्था में बालक भाषा सीखता है, किस प्रकार से सीखता है। जो प्रारंभिक अवस्था होती है बालक की, तो किस प्रकार की भाषा समझता है, सीखता है। ऑप्शन दिया, ए निरीक्षण अनुकरण श्रवण द्वारा, या बी दिया कि निरीक्षण श्रवण अनुकरण के द्वारा, सी कि श्रवण निरीक्षण अनुकरण के द्वारा, डी है कि श्रवण अनुकरण निरीक्षण के द्वारा। तो बच्चे किस तरह से सीखते हैं प्रारंभिक भाषा,
तो पहले बच्चे सीखते हैं श्रवण के द्वारा, पहले श्रवण करते हैं मतलब सुनते हैं, फिर उसका निरीक्षण करते हैं, फिर उसका अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। पहले प्रारंभिक अवस्था में बच्चे पहले श्रवण करते हैं मतलब सुनते हैं, फिर उसका निरीक्षण करते हैं, फिर उसका अनुकरण करते हैं। तो पहले हम समझते हैं तीनों की परिभाषा कि श्रवण किसे कहते हैं, निरीक्षण किसे कहते हैं, अनुकरण किसे कहते हैं, इसको हम किस तरह से समझते हैं। तो श्रवण का मतलब क्या होता है, तो श्रवण प्रारंभिक अवस्था में बालक के श्रवण करता है। बालक अपने आसपास के परिवेश से जो विशेष रूप से परिभाषित भाषा सुनकर बोलने की कोशिश करता है, जिससे माँ से बच्चा और जल्दी श्रवण करने का प्रयास करता है। जैसे अगर जो बच्चा, सबसे पहले बच्चे का शिक्षक कौन होती है, माता होती है। तो माँ से जो बच्चा जल्दी सीखता है, जो माँ बोलती है उसे सुनकर जल्दी बच्चा क्या करता है, सीखता है। तो मतलब जो सुनकर सीखा जाए वो क्या होता है, श्रवण होता है। उसी प्रकार से निरीक्षण का मतलब क्या होता है, तो निरीक्षण का मतलब है कि इसमें बालक देखकर और सुनकर निरीक्षण करता है। मतलब पहले बालक को देखेगा, पहले कि मम्मी क्या कर रही है, मम्मी को देखेगा, देखकर, और फिर उसको सुनेगा कि मम्मी इसके बारे में क्या बोल रही है। मतलब देखकर और सुनकर जो निरीक्षण होता है उसे हम क्या कहते हैं, निरीक्षण कहते हैं। मतलब देखकर और सुनकर। श्रवण क्या होता है, सुनकर होता है। निरीक्षण का मतलब होता है कि देखकर और सुनकर दोनों कार्य करने के बाद जो निरीक्षण होगा वो क्या होता है, निरीक्षण। जैसे कि वो देखता है, जैसे कि मोबाइल हो गया, बालक क्या टीवी देख रहा है, मोबाइल फ़ोन देखकर, मोबाइल या फ़ोन देखकर सुनता भी है और देखता भी है, तो अपनी भाषा का विकास करता है। तो बच्चे अपनी भाषा का विकास 3 तरह से करते हैं। कैसे, एक तो श्रवण करके सुनते हैं, माँ के द्वारा सुन के बच्चा सबसे पहले जल्दी सीखता है। उसी प्रकार से निरीक्षण का मतलब होता है कि बच्चा का विकास कैसे होता है, निरीक्षण के द्वारा। तो निरीक्षण मतलब क्या होता है, देखना और सुनकर सीखना। मतलब देख भी रहा है और सुन भी रहा है तो जल्दी सीख रहा है। तो वो किस तरह से देखता है कि मम्मी ने क्या किया, फिर उसके बाद मम्मी ने किस तरह से सुना, उसको सुनने के बाद जो निरीक्षण करता है वो क्या है, तो भाषा, बालक का अपनी भाषा का विकास करता है। किस तरह से, टीवी देखकर, मोबाइल देखकर या फ़ोन देखकर, किसी भी तरह से अपनी भाषा का विकास निरीक्षण के दौरान सीखते हैं। उसी प्रकार से अनुकरण का मतलब क्या आता है, तो श्रवण और निरीक्षण करने के बाद जो भाषा का अनुकरण करता है, मतलब वो बोलने का अभ्यास शुरू कर देता है। फिर धीरे धीरे बालक की भाषा का विकास, जैसे कि मान लो को अनुकरण करेगा कि मम्मी ने क्या बोला, तो सेम टू सेम मम्मी की अपनी भाषा को जो दोहराएगा वो अनुकरण के द्वारा सीखेगा। तो ये हो गया हमारे कौन कौन से, तो श्रवण मतलब जो सुनकर अपने विकास करता है उसे हम श्रवण कौशल कहते हैं। निरीक्षण का मतलब कि बच्चे अपने जिससे सुनकर और देखकर जो अपना विकास करता है उसको निरीक्षण करते हैं। उसी तरह से वो सुनेगा भी, देखेगा भी और नकल भी करेगा कि लोग एक्टिविटी मम्मी कैसे बोल रही है। जो देख कर अनुकरण करेगा, सुनकर, समझकर, तो उसे अनुकरण कहते हैं। इस प्रकार से हमारे बच्चे का पारंपरिक जो बाल्यावस्था की भाषा का विकास 3 तरह से होती है, श्रवण के द्वारा, निरीक्षण के द्वारा, अनुकरण के द्वारा। ये थे हमारी इसकी परिभाषा थी जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी थी। अब हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इसके बाद से। क्वेश्चन है कि वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है। ऑप्शन दिया, ए आगमन विधि है, बी है गीत अभिनय विधि है, सी निगमन विधि है, डी उपयुक्त सभी। तो वाक्य विश्लेषण शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि कौन सी हो जाएगी, तो आगमन विधि इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन ए। आगमन विधि किसे कहते हैं, आगमन का मतलब ये होता है कि बच्चे को पहले उदाहरण बताएंगे फिर नियम। हमने कुछ पहले फर्स्ट क्वेश्चन में यही किया कि निगमन विधि मतलब क्या होता है कि बच्चे को पहले सिद्धांत बताएंगे उसके बाद से उदाहरण। लेकिन आगमन में क्या आता है कि बच्चे को पहले उदाहरण के द्वारा सिद्धांत को बताएंगे। तो ये हो गया हमारा आगमन विधि। अब हम ये समझते हैं कि वाक्य विश्लेषण किसे कहते हैं, वाक्य विश्लेषण किसे कहते हैं उसके बाद थोड़ा सा हम समझते हैं डिफिनीशन के तौर पर। वाक्य विश्लेषण किसे कहते हैं, किसी वाक्य के सभी घटकों को अलग अलग करके या विग्रह करके उनकी आपसी संबंध को दर्शाना क्या हो गया, हमारा वाक्य विश्लेषण हो गया। किसी वाक्य के सभी घटकों को अलग अलग करके या विग्रह करके उनके आपसी
संबंधों को दर्शाना वाक्य विश्लेषण कहलाता है। ये हो गया हमारा वाक्य विश्लेषण, जो किसी वाक्य के सभी घटकों को अलग अलग करके या विग्रह करके उनके जो आपसी संबंध को हम दर्शाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य विश्लेषण कहते हैं। तो इसका उपयुक्त विधि किससे होता है, तो आगमन की तरह हम बच्चों की चीज़ को समझाने से पहले उसको उदाहरण को देते हैं, फिर हम उसके सिद्धांत के बारे में पढ़ाते हैं, उसके नियम के बारे में पढ़ाते हैं। लेकिन निगमन में क्या होता है, तो बच्चे को पहले हम सिद्धांत या नियम के बारे में समझाएंगे, फिर उसको उदाहरण देंगे। तो नियम का शिक्षण शुरू तो क्या होता है, समान से विशिष्ट की ओर, मतलब नियम से उदाहरण, और आगमन में क्या होता है, विशिष्ट से साधारण की ओर होता है। मतलब इसमें होता है कि आपको बच्चे को पहले उदाहरण देंगे, फिर नियम बताएंगे। तो ये था हमारा वाक्य विश्लेषण का शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि, जो आगमन विधि के द्वारा होता है। इतना इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन ए। निगमन में क्या होता है, नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, या आपको इसको सम्मान से विशिष्ट की ओर भी बोल सकते हैं, सम्मान से विशिष्ट की ओर भी हो सकता है। उसी प्रकार से आगमन में क्या होता है, जिसमें उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, या फिर इसको हम विशिष्ट से सामान्य की ओर बोल सकते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर भी इससे बोल सकते हैं आगमन विधि को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि वाक्य की पूर्णता के लिए आवश्यक है। ऑप्शन डी ए योग्यता, बी है आकांक्षा, सी है आसक्ति, सी है डी है ये सभी। तो वाक्य की पूर्णता के लिए आवश्यक क्या होता है, तो योग्यता का भी होता है, आकांक्षा का भी होता है और आसक्ति का। तो ये सभी इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन हो जाएगा डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। इसके बाद से आता हमारा गद्यांश के जो कुछ क्वेश्चन, जो आपके 5 नंबर के गद्यांश से क्वेश्चन आते हैं, जो पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सेकेंड जो खंड थर्ड का पेपर होता है, तो खंड थर्ड के पेपर में एक होता है पैराग्राफ गद्यांश का, और सेकेंड होता है पैराग्राफ हमारा काव्यांश या पद्यांश का। तो काव्यांश के भी क्वेश्चन 5 नंबर के होंगे, और गद्यांश के भी आपके क्वेश्चन 5 नंबर के। अगर दोनों पैराग्राफ को वो सही से पढ़ के सही से आंसर दे तो 10 नंबर आपके हाथ में होंगे। तो हम समझते हैं कि गद्यांश की पैराग्राफ किस प्रकार से दिया गया है। पैराग्राफ है कि गत 20 वर्षों में भारत के प्रत्येक नगर में कारखानों की जितनी तेजी से वृद्धि हुई है, उससे वायुमंडल पर बहुत प्रभाव पड़ा है, क्योंकि इन कारखानों की चिमनियों से 24 घंटे निकलने वाले धुएं ने सारे वातावरण को विषाक्त बना दिया है। सड़कों पर चलने वाले वाहनों की संख्या में तेजी से होने वाली वृद्धि भी वायु प्रदूषण के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है। आज असंख्य प्रकार की सांस और फेफड़ों की बीमारी आम बात हो गई है। बढ़ती जनसंख्या लोगों का शहरों की ओर पलायन भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रदूषण का कारण है। शहरों की बढ़ती जनसंख्या के लिए सुविधाओं जुटाने के लिए और वृक्षों और वनों को निरंतर काटा जा रहा है। ये हमारा किसी कारण है, तो वायुमंडल को बहुत ही प्रभाव डाल रहा है, जिसको हम वायु प्रदूषण भी कहते हैं। तो हम समझते हैं इसके उपयुक्त क्वेश्चन किस प्रकार से दिए गए हैं। तो क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश में तद्भव शब्द पूछा गया है। तद्भव किसे कहते हैं, जो हिंदी वाले शब्द होते हैं या संस्कृत से हिंदी भाषा में जो शब्द प्रवर्तित होते हैं उसे हम तद्भव कहते हैं। जैसे रात को हम हिंदी में रात बोलेंगे, लेकिन तत्सम शब्द इसके क्या हो जाएगा, तो रात्रि क्या होगी, तत्सम शब्द होगी, रात क्या हो गया हमारा, तद्भव शब्द। जो हिंदी वाले शब्द होते हैं वो तद्भव होते हैं, जो संस्कृत वाले शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं। जिसमें पूछा है कि उपयुक्त गद्यांश में तद्भव शब्द कौन सा है। ऑप्शन दिया ए धुएं, बी है वृद्धि, सी है वायु, डी है प्रदूषण। इसमें तद्भव शब्द कौन सा हो गया, तो इसमें तद्भव शब्द हो गया आपका ऑप्शन ए धुआं। क्या हो गया हमारा, तद्भव शब्द हो गया। और धुआं का तत्सम शब्द क्या होगा, इसका हो जाएगा आपका तत्सम शब्द हो जाएगा आपका कौन सा, तो इसका ध्रुम इसका राइट हो जाएगा आंसर। ध्रुम इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि इकारांत शब्द से निर्मित बहुवचन शब्द है। ऑप्शन दिया ए उत्तरदायी, बी है बीमारियां, सी है सुविधाएं, डी है सांसें। तो इकारांत शब्द से निर्मित बहुवचन कौन सी हो जाएगी, तो बीमारियां क्या हमारे ये हो जाएगी हमारी, ये आपका बहुवचन
बीमारियां, बीमारी क्या होगी एक वचन, बीमारियां क्या होगी बहुवचन। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि क्रिया विशेषण है, ऑप्शन दिया ए है तेजी से होने वाली वृद्धि, बी है शहरों की ओर पलायन, सी है फेफड़ों की बीमारियां, डी है निरंतर काटा जा रहा है। तो क्रिया विशेषण इसमें कौन सा हो जाएगा, तो निरंतर काटा जा रहा है, मतलब इसमें क्रिया लगातार हो रही है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सर्वनामिक विशेषण है, तो इसमें कौन सा सर्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन दिया ए इन कारखानों, बी है गत 20 वर्षों, सी है 24 घंटे, डी है असंख्य। तो सर्वनामिक विशेषण कौन सा हो गया इसमें, तो इसमें हो जाएगा हमारा कौन सा सर्वनामिक विशेषण, इन कारखानों, इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। तो सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, तो वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त न होकर संज्ञा से पहले प्रयुक्त होते हैं तो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, वो क्या होते हैं हमारे सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन ए इन कारखानों में सर्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपूर्ण वर्तमान प्रयोग हुआ है, निम्नलिखित में से अपूर्ण वर्तमान प्रयोग है कौन सा। तो ऑप्शन दिया ए है आम बात हो गई, बी है वनों को निरंतर काटा जा रहा है, सी के वायुमंडल पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है, डी है कि सारे वातावरण की विषाक्त बना दिया है। तो अपूर्ण वर्तमान प्रयोग किसका हुआ है, तो वनों को निरंतर काटा जा रहा है, वनों को भी निरंतर काटा जा रहा है, इसमें कौन सा हुआ है, तो वर्तमान अपूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, वनों को निरंतर काटा जा रहा है। अब हम समझते हैं कि अपूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं, तो क्रिया के जिस रूप में यह ज्ञात होता है कि कार्य वर्तमान काल में शुरू हो गया है परंतु अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है, वहां पर अपूर्ण वर्तमान काल हुआ। जैसे कि वनों को निरंतर काटा जा रहा है, तो मतलब इसमें क्या अपूर्ण काल है, मतलब हम किसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। ये हम पहले समझते हैं तो हमें डिफिनेशन से भी समझ में, एग्जाम्पल से भी समझ में आ जाएगा वर्तमान काल किसे कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य वर्तमान काल से शुरू हुआ था, काल में शुरू हो गया है परंतु अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, वहां पर अपूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है। अपूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग किया जाता है, मतलब ये है कि इसका अंत में मतलब क्या है, इसकी हम पहचान कैसे करेंगे कि अपूर्ण वर्तमान काल है, जहाँ रहा है, रहे हैं, रही है शब्द आता है, वो क्या हो गया हमारा आपका अपूर्ण वर्तमान काल होगा। इसकी पहचान कैसे करेंगे, पहचान करने के लिए हम जहाँ देखेंगे कि रहा है, रहे हैं और रही है, ये शब्द दिख गए हमारे किसी भी, तो ये हो जाते हैं हमारे अपूर्ण वर्तमान काल। तो वनों का भी निरंतर काटा जा रहा है, ये रहा है, रही है, रहे हैं, ये क्या हो गया हमारा अपूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग किया गया है। और किसे कहते हैं, तो क्रिया के जिस रूप में यह ज्ञात होता है कि कार्य वर्तमान काल में शुरू हो गया है परंतु अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, मतलब लगातार हो रही है, मतलब इसमें क्या निरंतर काटा जा रहा है, मतलब कि लगातार अपूर्ण काल वर्तमान काल से चल रहा है, मतलब ये वर्तमान काल में शुरू हुआ है लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये हो जाता है हमारा अपूर्ण वर्तमान काल की पहचान है। इसकी पहचान करने के लिए जिस शब्द के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द का प्रयोग होगा वो हमारा होता है अपूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग किया गया है। ये था हमारा गद्यांश के 5 क्वेश्चन।
जो हमने कंप्लीट कर ली। इसके बाद से देखते हैं कि क्या है हमारा, तो काव्यांश की भी पैराग्राफ आपके खंड थर्ड में आपके एक पैराग्राफ गद्यांश की होती है, दूसरी पैराग्राफ होती है आपकी काव्यांश की। तो हम समझते हैं काव्यांश की पूछा क्या गया है। तो काव्यांश है कि थूके मुझ पर तरलोक के भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चुके, छीने न मात्र पद किंतु भारत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। कहते आते थे यही अभी नरदे ही, माता न कुमाता पुत्र को पुत्र भले ही। मतलब माता न कुमाता पुत्र को पुत्र भले ही, मतलब माता कुमाता नहीं हो सकती, लेकिन पुत्र क्या होता है, कुपुत्र हो सकता है। अब कहे सभी यह अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, हे पुत्र पुत्र ही है रहे माता कुमाता, बस मैंने इसका ब्रह्म बाह्य मात्र की ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र की ही देखा। मतलब ये था हमारा काव्यांश के, जो इसके आधारित पर क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन किस प्रकार से दिया है, तो केकई की किस मानसिक दशा की अभिव्यक्ति उपयुक्त काव्यांश में हो रही है। ऑप्शन दिया है कौन सा, ऑप्शन दिया है आपका चिंता, बी है पश्चाताप या ग्लानि, सी है पुत्र प्रेम, डी है आपका, इसमें एक ऑप्शन छूट गया है, क्रोध में हो जाएगा आपका डी। तो इसमें जो केकई की जो मानसिक दशा के अभिव्यक्ति किसके रूप में की गई काव्यांश में, तो ये आपको पश्चाताप या गलानी के रूप में की गई। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका, पश्चाताप और गलानी के रूप में उपयुक्त की गई है या अभिव्यक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि उपयुक्त काव्यांश का मूल भाव है। ऑप्शन दिया ए है छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, बी में है कि कहते आते थे यही अभी नरदेही, सी जो कोई कह सके, बी में कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। मतलब इसमें मूल भाव किसका दिया गया है, तो इसमें मूल भाव दिया गया इस काव्यांश में कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। इसका राइट हो जाएगा आंसर कौन सा आपका, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। मतलब बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देख पाया, इसका मतलब क्या होता है, तो जो इसमें केकई है, तो केकई केवल भरत की बाहरी तौर पर ही बन पाई, जिसके द्वारा उसने निर्णय ले लिया था कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें मतलब केकई क्या है, तो अपने बच्चे जो भरत हैं उनकी जो बाहरी तौर पर ही जान पाई है, उनको आंतरिक रूप से नहीं समझ पाई कि वो भरत के किस रूप में राम को समझते हैं या अपने भाई को समझते हैं। तो ये था इसका काव्यांश का मूल भाव कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, ये था इसका था। नेक्स्ट है कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देख, कथन का भाव किससे है। ऑप्शन दिया एक केकई ने भरत को समझा नहीं, बी है कि वह भरत की शक्ति को पहचान गई, सी है कि भरत के मन को ना समझ पाई, डी है माता का कर्तव्य न कर सकी। तो अभी हमने क्या कहा था कि जो ये है कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, इसका हम काव्यांश को पहले समझते हैं कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। मतलब इसमें कैकेयी का कहना ये है, केके का पश्चाताप या गलानी किस प्रकार है कि वो भरत को सिर्फ बाहरी तौर पर ही जान पाई थी, उनको आंतरिक तौर पर नहीं समझ पाई अपने भरत अपने बेटे को, ठीक है, जिस कारणवश उन्हें पछताना पड़ा, कि जिस कारण उनको पछताना पड़ा केकई को कि हमने ये क्या कर दिया अपने पुत्र के लिए, जो षड्यंत्र रची, मैंने तो उसको समझ ही नहीं पाया कि उसको ये चीज़ नहीं चाहिए थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि बस मैंने बाह्य मात्र ही देखा, कथन का भाव किससे है, तो ये था भरत के मन को ना समझ पाई, इसका राइट हो जाएगा आंसर। कि कई उनकी जो माता थी तो भरत के मन की दशा को समझ ही नहीं पाई कि भरत को चाहिए क्या, वो बस था कि हमारे बेटे ने राजगद्दी पर बैठ जाए, जबकि भरत को बिल्कुल पसंद नहीं था कि भैया के रहते हुए हम राजगद्दी पर बैठे। आखिर वो 14 वर्ष का जो वनवास होने के बावजूद भी केकई अपने पुत्र को राजगद्दी पर ना बैठा सकी, लेकिन उसको पछतावा हो गया कि हम अपने बेटे को ऊपरे से ही समझ पाए, आंतरिक बाह्य को समझ ही नहीं पाए, आंतरिक गोत्र को हम समझ ना पाए, बाहरी गोत्र को हम समझ पाए। ये था इसका कहानी का मतलब। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद से। क्वेश्चन है कि इस काव्य में मूल विचार क्या है। ऑप्शन दिया ए है कि हे पुत्र पुत्री है रहे माता को माता, बी कि अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, सी कि हे राम भरत को समझा क्षमा करिए, डी कि हे राम दुहाई करूँ या क्या मुझसे, क्या तुझसे। इस काव्यांश का मूल विचार क्या है।
तो इसमें न है पुत्र पुत्री रहे माता को माता, बी है कि अब कह सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, सी है कि हे राम भरत को क्षमा करिए, डी कि हे राम दुहाई करो या तुझसे। तो इस काव्यांश का मूल विचार क्या था? तो इसमें था कि केकई का आत्मग्लानि से पीड़ित होकर प्रस्ताव करना ही इसका क्या था, इस कहानी का मूल विचार था। तो इसमें आपका जो आयोग ने 1 नंबर दिया होगा, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा, तो केकई इसका आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी यार, इस पे आपको 1 नंबर आयोग की तरफ से होगा, क्योंकि वो इसमें जो मूल विचार दिया गया वो है ही नहीं। केकई का आत्मग्लानि से पीड़ित होकर प्रस्ताव करना मतलब क्या था, प्रस्ताव और ग्लानि, इसमें एक ऑप्शन ई होना चाहिए था। कौन सा? प्रस्ताव, पश्चाताप और ग्लानि इसका राइट होता आंसर। ऑप्शन ई इसका राइट होता आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस काव्यांश का आखिरी क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है कि इस काव्यांश का शिल्प सौंदर्य क्या है? ऑप्शन दिया ए है कि बाह्य मात्र मृदुल गात्र जैसे तत्सम शब्दों के कारण, बी के सरल और सहज भावेगमयी भाषा के कारण, सी के माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र उक्ति के कारण, डी के थूके मुझ पर तरलोक भले ही थूके उक्ति के कारण। तो इसके शिल्प सौंदर्य किसके द्वारा बताया गया है? तो सरल और सहज भावगमयी भाषा के कारण इसको दर्शाया गया है सौंदर्य को। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। तो ये था हमारे काव्यांश के कुछ प्रश्न 5 नंबर के। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको काव्यांश समझ में आया होगा, किस बारे में बताया गया है, केकई और भारत के बारे में। केकई ने किस तरह से प्रस्ताव और आत्मग्लानि और पछतावा कर रही है कि मैंने क्या कर दिया, अपने भरत बेटे के लिए एक अच्छे पुत्र से अपना प्रस्ताव करने लगी, क्योंकि उन्हें समझ में आया कि हम अपने बेटे के लिए बहुत कुछ करें, जबकि वो भरत को सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो अब हम देखते हैं इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, उसी पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली और बच्चे के पौधे के समान माना गया है? ऑप्शन दिया ए है कि फ्रॉबल, बी है मॉन्टेसरी, सी है मॉन्सन, डी है बेलार्ड। तो कौन से शिक्षा शास्त्री के अनुसार स्कूल को एक बाग माना है और अध्यापक उस बाग का माली को माना है और बच्चे को पौधे के समान माना है? तो फ्रॉबेल ने इस चीज़ को माना है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए। ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। तो फ्रॉबेल ने 1837 में 4 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए पहला किंडरगार्टन खोला था, जिसका अर्थ क्या था? तो बच्चों का बगीचा इसका अर्थ था। किसके द्वारा खोला गया था? तो फ्रॉबेल के द्वारा खोला गया था। कब खोला गया था? बच्चों का बगीचा का जो स्कूल था, किंडरगार्टन खोला गया था, कब खोला गया था? तो 1837 में 4 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए पहला किंडरगार्टन किसने खोला था? तो फ्रॉबेल ने। उसका नाम क्या था? उसका अर्थ क्या था? तो बच्चों का बगीचा उसका अर्थ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखित सामग्री को मन ही मन बिना आवाज किए चुपचाप पढ़ना कहलाता है। ऑप्शन दिया ए सस्वर वाचन, बी है मौन वाचन, सी अनुकरण वाचन, डी है समवेत वाचन। तो लिखित सामग्री को मन ही मन बिना आवाज चुपचाप पढ़ना क्या कहलाता है? तो मौन वाचन इसका राइट हो जाएगा आंसर। आपको ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। सस्वर वाचन किसे कहते हैं? सस्वर वाचन किसे कहते हैं? यह बच्चों के द्वारा पाठ को स्वर सहित पढ़ने से संबंधित है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को वाचन कौशल का विकास करना होता है। अनुकरण किसे कहते हैं? तो यह कक्षा में शिक्षक के वाचन के उपरांत जो बच्चों द्वारा उसके दोहराए जाने के होते हैं संबंधित, उसे हम अनुकरण कहते हैं। असमवेत किसे कहते हैं? यह एक समूह में बच्चों को पाठ पठन से संबंधित होता है। समवेत वाचन मतलब समूह में जो बच्चों द्वारा पठन होता है उसे हम समवेत वाचन कहते हैं। और अनुकरण क्या होता है? जो शिक्षण के वाचन के उपरांत जो बच्चे पीछे से दोहराते हैं उसे अनुकरण वाचन कहते हैं। स्वस्वर क्या होता है? तो पाठ को स्वर सहित पढ़ने से संबंधित जो होता है आपका वाक्यांश, वो आपका स्वस्वर वाचन होता है। और मौन वाचन क्या होता है? तो पाठन का एक प्रकार है जिसमें लिखित सामग्री को मन ही मन बिना आवाज चुपचाप पढ़ा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? मौन वाचन कहते हैं। ये थे हमारे चारों के 4 डेफिनेशन हमने आपको समझा दिया है। चाहे हम लिख सकते हैं कि स्वस्वर किसे कहते हैं,
तो इससे पाठों को स्वर सहित पढ़ने से संबंधित है। पाठों को स्वर सहित पढ़ने से संबंधित हमारा है आपका सस्वर वाचन। उसी प्रकार से मन क्या होता है, मन का तो ये हो गया। आपका अनुकरण का क्या होता है, तो अनुकरण का मतलब होता है कि शिक्षक के वाचन के उपरांत बच्चों द्वारा उसको दोहराए जाने पर जाने से संबंधित को हम क्या कहते हैं, आपको अनुकरण कहते हैं। बच्चे जो पीछे से दोहराते हैं उसे अनुकरण कहते हैं। सममित वाचन किसे कहते हैं, तो बच्चों के यह एक समूह में बच्चों के द्वारा पठन से संबंधित है। ये था इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि पठन शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठों के प्रकार हैं। ऑप्शन दिया ए है 2 है, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो पठन शिक्षण से दृष्टिकोण से गद्य पाठों के प्रकार कितने बताए गए हैं, तो 2 बताए गए हैं। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। कौन कौन सा बताए गए हैं 2 आपके, तो गहन या सूक्ष्म पाठ बोलते हैं। इसके फर्स्ट हो जाएगा आपका गहन और सूक्ष्म पाठ, गहन या सूक्ष्म पाठ। सेकंड हो जाता है हमारा कौन सा, पूरक एवं द्रुत पाठ, पूरक और द्रुत पाठ, जिसको हम कहते हैं पठन के शिक्षा के दृष्टिकोण से गद्य के 2 पाठों में बांटा गया है, गहन सूक्ष्म पाठ और पूरक द्रुत पाठ, जो इस प्रकार से था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद से। क्वेश्चन है कि कविता शिक्षण की किस प्रणाली के अंतर्गत कविता को समझाने के लिए वैसी या उसकी विरोधी दूसरी कविता को प्रस्तुत करके उसका तुलनात्मक अध्ययन कराया जाता है। ऑप्शन दिया ए है समान कविता प्रणाली, बी समीक्षा प्रणाली, सी अर्थबोध कविता प्रणाली, डी है तुलना प्रणाली। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर कौन सा, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका तुलना प्रणाली इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय है। ऑप्शन दिया ए रायबर्न को, बी है मॉर्सन को, सी हेनरी कोल्डवेल कुक को, डी है थॉमसन एम रस्क को। तो खेल विधि का प्रचलित करने का श्रेय किसको दिया गया है, तो हेनरी कोल्डवेल कुक को दिया गया है। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं। ऑप्शन दिया ए सहयोग प्रणाली, बी है अव्याकृति प्रणाली, सी है पाठ्यपुस्तक प्रणाली, डी है निगमन प्रणाली। तो पाठ्यपुस्तक प्रणाली को क्या कहेंगे, सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है, यह कथन कौन सी विधि के संदर्भ में कहा गया है। ऑप्शन दिया ए गहन विधि, बी है वेस्ट की विधि, सी है प्रत्यक्ष विधि, डी है परोक्ष विधि। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको प्रत्यक्ष विधि इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार चित्रकार की तुलिका और फलक वांछनीय है, ठीक उसी प्रकार अथवा उससे भी कुछ अधिक अध्यापक के लिए सांपट तथा खड़िया के टुकड़े का महत्व है। ये दोनों वस्तुएं सफल अध्यापक के सतत संगिनी है। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किसका है। ऑप्शन दिया ए पंडित सीताराम चतुर्वेदी का है, बी ईवी वेल्स का है, सी एमपी माफात का है, डी रायबर्न का है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा आंसर पंडित सीताराम चतुर्वेदी का लिखित उपयुक्त कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता शिक्षण के प्रश्न उत्तर प्रणाली को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी ए व्याख्या प्रणाली, बी है खंडावयन प्रणाली, सी है शब्दार्थक कथन प्रणाली, डी है व्यास प्रणाली।
इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका कौन सा आपका, तो खंडावल्य प्रणाली इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के देशी संरचना कितने रूप दिए गए हैं? ऑप्शन दिया ए 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो 2 इसका राइट हो जाएगा आंसर। कौन कौन से 2? फर्स्ट है आपका मौखिक और सेकंड होगा आपका लिखित रचना। मौखिक में क्या होता है? रचना का वह रूप जो मौलिक विचारों को शुद्ध, स्पष्ट और स्वतंत्र रूप से बोलकर अभिव्यक्त करने से संबंधित होता है। और लिखित में क्या होता है? तो रचना का वह रूप मौलिक विचार शुद्ध और क्रमबद्ध स्पष्ट रूप से लिखकर जो अभिव्यक्त करते हैं, मतलब जिसे हम बोलकर अभिव्यक्त करें वो मौखिक, जिसको लिखकर अभिव्यक्त करें वो लिखित। तो कितने हो गए आपके भाषा के दृष्टि से रचना के आधार पर? तो 2 हो गए, मौखिक रचना और लिखित रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन की भाषा में निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता भाषा के भाषागत दोषों को खोजता है, छात्र के भाषागत दोषों को खोजता है जो अपने स्कूल के विषय में सामान्य प्रगति नहीं कर पाते। उपयुक्त परिभाषा किसके अनुसार है? ऑप्शन दे ए बायती, बी है क्रोनबेक, सी है सोनेल, डी है एस रावत। तो इसका सोनेल इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखाई का कार्य पढ़ाई के कार्य से पूर्व शुरू होना चाहिए क्योंकि लिखाई और पढ़ाई की अपेक्षा सरल है। लेखन शिक्षण के संदर्भ में वह यह मत व्यक्त किया है किसने? ऑप्शन दिया ए श्रीमती मॉन्टेसरी ने, बी है मिस पार्क हस्टन ने, सी है डॉक्टर आत्मानंद मिश्र ने, डी है कुक ने। तो किसने व्यक्त किया है? तो श्रीमती मॉन्टेसरी इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बड़ी वस्तु के छोटे नमूने को कहते हैं? ऑप्शन डी ए प्रतिमूर्ति, बी है वास्तविक पदार्थ, सी है चित्र, डी है ग्रामोफोन। तो प्रतिमूर्ति इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन दिया ए छात्रों को स्वस्थ मनोरंजन की ओर उन्मुख करना, बी छात्रों की द्रुत गति को मौन वाचन का अभ्यास कराना, सी की अभिनय में निपुणता प्रदान करना, डी भाषा और एवं शैली के प्रचलित रूपों से परिचित कराना। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका अभिनय में निपुणता प्रदान करना इसका राइट होगा आंसर, आपको ऑप्शन सी, क्योंकि पूछा उद्देश्य नहीं है तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रचना शिक्षण की विधि नहीं है? ऑप्शन दिया ए प्रवचन विधि, बी है प्रश्न उत्तर विधि, सी है निर्देशन विधि, डी है भाषा सत्संग विधि। तो भाषा सत्संग विधि इसका क्या है आपकी? तो रचना शिक्षण की विधि में नहीं आता है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। तो रचना शिक्षा विधि में कौन कौन सा आता है इसके बाद हम थोड़ा सा समझते हैं। एक तो हमारा हो गया प्रवचन विधि, दूसरा हो गया प्रश्न उत्तर विधि, थर्ड हो गया निर्देशन विधि, और फोर्थ में क्या आ जाएगा आपका? तो खेल विधि भी आपका फोर्थ में आएगा, आपका खेल विधि। फिफ्थ हो जाएगा हमारा उद्बोधन विधि, सिक्स हो जाएगा हमारा प्रबोधन विधि, सेवेंथ हो जाएगा अनुकरण विधि, 8 हो जाएगा तर्क विधि, 9th हो जाएगा आपका स्वास्थ्य प्रणाली, स्वाध्याय प्रणाली, 10th होगा रूपरेखा। इलेवेंथ होगा आदर्श। तो ये थे हमारे रचना शिक्षा की विधि। कौन कौन से थे? फर्स्ट की प्रवचन विधि, सेकंड होगा प्रश्नोत्तरी विधि, थर्ड होगा निर्देशन विधि,
फोर्थ होगा खेल विधि, फिफ्थ हो जाएगा आपका उद्बोधन विधि, सिक्स होगा प्रबोधन विधि, सेवेंथ होगा अनुकरण विधि, एट्थ होगा तर्क विधि, नाइन्थ होगा स्वाध्याय प्रणाली, टेंथ होगा रूपरेखा प्रणाली और 11th हो जाएगा आपका आदर्श प्रणाली। जो हमारा रचना शिक्षण विधि के इस प्रकार से विधि निम्नलिखित प्रकार से दिए गए थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इसके बाद से। तो हमारा हो गया आपका गद्यांश के जो पैराग्राफ 5 नंबर के आते हैं, आपके देखते हैं पैराग्राफ में क्या क्या दिया है। पैराग्राफ है कि मानव के पास समस्त जगत को देखने परखने के दो नजरिए हैं। एक है आशावादी, दूसरा निराशावादी। इसे सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टि से भी कहते हैं। जो आशावादी या सकारात्मक मार्ग पर चलते हैं वे सदैव आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं, और जो निराशावादी या नकारात्मक दृष्टि से वाले दुख के सागर में डूबे रहते हैं वे सदा अपने आप को प्रस्थापित करने के लिए तर्क किया करते हैं। वे भूल जाते हैं कि तर्क और कुतर्क से ज्ञान का नाश होता है एवं जीवन में विकृति उत्पन्न होती है। आशावादी तर्क नहीं करता, फलस्वरूप वो आंतरिक आनंद की प्रतीति करता है। वह मानता है कि आत्मिक आनंद कभी प्रहार या काटने की प्रक्रिया में नहीं है। इसलिए जगत में सदा आशावाद ही पनपना है। उसने ही मानव व्यक्तियों का सृजन किया है। निराशावाद या नकारात्मक की नींव पर कभी किसी जीवन प्रसाद का निर्माण नहीं हुआ है। ये था हमारा क्या गद्यांश पैराग्राफ। अब हम समझते हैं कि इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन किस प्रकार से दिया गया है। क्वेश्चन है कि जगत शब्द का लिंग है। ऑप्शन दिया ए पुल्लिंग, बी है स्त्रीलिंग, सी नपुंसक लिंग, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए पुल्लिंग शब्द है आपके किसमें जगत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि विकृत में उपसर्ग है। ऑप्शन दिया ए ई उपसर्ग है, बी है ए उपसर्ग है, सी कि वी उपसर्ग है, डी है कि विक उपसर्ग है। तो विकृति में कौन सा उपसर्ग होगा आपका? सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। वी उपसर्ग इसमें क्या है हमारा? विकृति में उपसर्ग है। उपसर्ग किसे कहते हैं? तो उपसर्ग उस वर्ण या वर्ण समूह कहते हैं जिसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता, साथ ही जो किसी शब्द के पूर्व में या कुछ विशेषता लाने के लिए जोड़ा गया। मतलब किसी भी शब्द में जो प्रथम पूर्व में जो जोड़ के लाते हैं उसको उपसर्ग कहते हैं, जो आदि में जोड़ते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। हम समझते हैं कि एक प्रत्यय है। प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्दों के आदि में का प्रयोग होता है, आदि में जो प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो प्रत्यय कहते हैं। तो एक प्रत्यय का प्रयोग किसमें हुआ है? ऑप्शन दिया ए है प्रत्येक, बी अनेक, सी अर्जित, डी आत्मिक। तो आपको बोलने से समझ में आ रहा है कि आत्मिक में क्या एक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि वे सर्वनाम है। ऑप्शन दिया ए अन्य पुरुष पुरुषवाचक, बी निजवाचक, सी उत्तम पुरुष पुरुषवाचक, डी है संबंधवाचक। तो वे में कौन सा सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो अन्य पुरुषवाचक का प्रयोग हुआ है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर। आपको ऑप्शन हो जाएगा ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। तो अन्य पुरुषवाचक किसे कहते हैं? तो हम ये भी समझते हैं। अन्य पुरुषवाचक किसे कहते हैं? तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता के द्वारा, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता के द्वारा किसी अन्य या तीसरे व्यक्ति के नाम पर व्यक्ति के नाम के स्थान पर किया जाता है, वे अन्य पुरुषवाचक कहलाते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।
जैसे कि एग्जाम्पल में वह, यह, वे, ए, इन, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, ये सब क्या हो गया हमारे? तो अन्य पुरुषवाचक के एग्जाम्पल हैं। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता के द्वारा किसी अन्य या तीसरे व्यक्ति के नाम के स्थान पर किया जाता है वे अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसने पूछा कि वे सर्वनाम कौन सा हो जाएगा? तो अन्य पुरुषवाचक हो जाएगा, क्योंकि यह, वह, यह, वे, ये, इन, उन, उनको, उनसे, इनसे, ये सब किसके उदाहरण हैं? तो अन्य पुरुषवाचक यानी कि तीसरे पुरुषवाचक के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो आज गद्यांश का लास्ट क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन के निम्न में से क्रिया शब्द है। ऑप्शन दिया, ए है आपको, बी है आंतरिक, सी है कर्ता, डी है जगत। तो क्रिया शब्द कौन सा होगा इसमें? तो कर्ता इसमें क्रिया शब्द का प्रयोग हुआ है। जिस शब्द में किसी कार्य किया करने पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे सोना, लिखना, पढ़ना, नाचना, गाना, सोना, उठना, दौड़ना, खेलना, ये सब क्या हो गए? तो क्रिया के एग्जाम्पल हो गए, मतलब कार्य करना पाया जाए, जिसमें कार्य हो रहा है उसे हम क्रिया कहते हैं। अब हमारा आता है पद्यांश का। हमने कहा कि खंड 3 की जो पेपर होती है हिंदी की, उसमें आपके गद्यांश, काव्यांश और पद्यांश तीनों होते हैं। तो आप इसे जरूर ध्यान से पढ़ें, उसके बाद से आंसर, क्वेश्चन का आंसर दें। तो पद्यांश में दिया कि यह युद्ध निरंतर, युद्ध विश्व है, युद्धों की ही एक कहानी, शांति कहाँ है शांति, यहाँ तो नित्य रिपुओं से लड़ना है, नित्य उलझना समरागण है में, सीना ताने अड़ना है, भोले भाले सीधे साधे नहीं यहाँ पर जीने पाते, जो लड़ते आगे बढ़ते वही है जीवन गाथा गाते, नहीं मिली यह शांत बैठने को हमको अनमोल जवानी, युद्ध निरंतर युद्ध विश्व है, युद्धों को ही एक कहानी। तो ये थी हमारी पद्यांश की कुछ कहानी। फर्स्ट में लिखा गया कि युद्ध निरंतर विश्व युद्ध है, सेकंड में कि युद्धों की एक कहानी, थर्ड है कि शांति कहाँ है शांति, फोर्थ में कि यहाँ तो नित्य रिपुओं से लड़ना, फिफ्थ लाइन में है कि नित्य उलझना समरांगण में, सिक्स है कि सीना ताने अड़ना है, भोले भाले सीधे साधे नहीं यहाँ पर जीने पाते, जो लड़ते आगे बढ़ते वही जीवन गाथा गाते, नहीं मिली यह शांत बैठने हमको यह अनमोल जवानी, युद्ध निरंतर युद्ध विश्व है, युद्धों की एक कहानी। ये थी हमारी पद्यांश की पैराग्राफ। अब इसके समझ से अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन की पद्यांश की भाषा है किस प्रकार से है? ऑप्शन दिया, प्रसाद गुण युक्त है या माधुर्य युक्त है, सी की श्रृंगारता युक्त है, डी की ओज गुण है। तो पद्यांश की भाषा किस रूप में लिखी गई है? तो ओज गुण युक्त में लिखी गई है। इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। ओज गुण मतलब क्या होता है? जिसको पढ़कर या सुनकर जो जोश उत्साह उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? ओज गुण युक्त कहते हैं। मतलब जिसे हम पढ़ते हैं, जैसे कि हमने इस पैराग्राफ को पढ़ के हमारे मन में उत्साह और जोश उत्पन्न हुआ, उसे हम क्या कहेंगे? ओज गुण युक्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन की कवि के अनुसार इस युद्ध भरत दुनिया में जी नहीं पाते किसके प्रकार? ऑप्शन दिए, ए भोले भाले और सीधे साधे लोग, बी चतुर और चालाक लोग, सी साहसी और बहादुर लोग, डी पूंजीपति और ताकतवर लोग। तो इस युद्ध रथ दुनिया में नहीं जी पाते कौन से लोग? तो भोले भाले और सीधे साधे लोग इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति कहाँ है में कवि का भाव है। ऑप्शन दिया, एक क्रोध का, बी है श्रृंगार का, सी है विस्मय का, डी है विप्सा का। तो शांति कहाँ है? तो इसमें विस्मय का प्रयोग हुआ है। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्यांश में समासिक चिन्ह युक्त चरण है। ऑप्शन दिया, ए पहला और दूसरा, बी 7वां और 10वां, सी 5वां और 6ठा, डी 11वां और 12वां। इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी 7वां और 10वां में समासिक चिन्ह युक्त का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से।
क्वेश्चन है कि कभी विश्व को युद्ध की ही एक कहानी मानता है। ऑप्शन दिया ए है कि क्योंकि इसमें युद्ध सतत रूप से चल रहे हैं। बी है कि व्यापार निरंतर बढ़ता जा रहा है। सी कि गांधी जैसे लोग दुनिया में दुर्लभ है। डी कि विचार संकीर्ण होते हो गए हैं। तो इसमें क्या है कि विश्व को युद्धों की कहानी मानता है। किसको? क्योंकि इसमें युद्ध सतत रूप से चल रहे हैं। इसका क्योंकि एक कहानी किसका मानता है? तो जहाँ क्योंकि इसमें युद्ध क्या हो रही है, सतत रूप से चल रही है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन ए। ये थे हमारे पद्यांश के 5 क्वेश्चन, जो आज ये लास्ट क्वेश्चन थे। इसके बाद हम देखते हैं पैडागोजी कुछ या व्याकरण क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं। क्वेश्चन है कि सारस की तरह लंबी गर्दन बड़ी अजीब लगती है में विशेषण पदबंध है। ऑप्शन दिया ए है, बी है लगती है, सी सारस की तरह लंबी, डी है गर्दन। तो सारस की तरह लंबी गर्दन बड़ी अजीब सी लगती है, विशेषण पदबंध कौन सा हो जाएगा? तो सारस की तरह लंबी है, इसमें कौन सा होगा? तो वाक्य में विशेषण पद सारस की तरह लंबी है, इसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस हाथ से देना उस हाथ से लेना लोकांकित का अर्थ होता है। ऑप्शन दिया ए तुरंत फल पा जाना, बी तुरंत पहुंच जाना, सी तुरंत चले जाना, डी जल्दी जल्दी बोलना। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर कौन सा? तो तुरंत फल पाना इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं कलम से लिखता हूँ में कारक का भेद है। ऑप्शन दिया ए कर्ण कारक, बी है अपदान कारक, सी कर्ण कारक, डी है आपका संबंध कारक। तो मैं कलम से लिखता हूँ मतलब इसमें कौन सा? तो कर्ण कारक से के द्वारा इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? सी कर्ण कारक का प्रयोग हुआ। कर्ण कारक चिन्ह का प्रयोग कैसे होता है? से या के द्वारा इसकी हम पहचान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम घर तक गया में अव्यय है। ऑप्शन दिया ए समुच्चय बोधक, बी है विस्मयादिक बोधक, सी है संबंध बोधक, डी है क्रिया विशेषण। तो संबंध बोधक अव्यय इसका राइट हो जाएगा आंसर। इस संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? तो वे अव्यय जो संज्ञा और सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं, उसे हम संबंध बोधक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है कि बर्फ पड़ते देख हमने एक धर्मशाला में शरण ली, वाक्य है किसके? ऑप्शन दिया ए है संयुक्त वाक्य, बी है सरल वाक्य, सी है मिश्र वाक्य, डी है जटिल वाक्य। तो बर्फ पड़ते देख हमने एक धर्मशाला में शरण ली, इसमें किस कौन सा वाक्य? तो सरल वाक्य। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी। सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा कर्ता के संबंध में कहा गया शब्द मौजूद हो उसे हम वह वाक्य क्या कहलाएगा? तो सरल वाक्य कहलाता है। जैसे बर्फ पड़ते देख हमने एक धर्मशाला में शरण ली, इस वाक्य में कौन सा वाक्य? तो सरल वाक्य हो गया। जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा कर्ता के संबंध में कहा गया हो तो शब्द मौजूद हो, वो क्या होगा आपका? तो सरल वाक्य कहलाएगा। ये थे इसका राइट था आंसर आपका ऑप्शन बी, इसका राइट था आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया इसके बाद से हमारा। क्वेश्चन है कि निदान का महत्व नगण्य है यदि। ऑप्शन दिया ए इसके द्वारा बच्चों को उपचार नहीं किया जाता है, बी है कि उसके अनुसार बच्चों का उपचार किया जाता है, सी है कि उसके परिणामों पर अविश्वास किया जाता है, डी है कि उसके परिणामों की उपेक्षा की जाती है। तो निदान का महत्व नगण्य किससे है? तो उसके अनुसार बच्चों का उपचार नहीं किया जाता। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन ए, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषाई कौशल के निर्धारित पक्षों में कौन सा उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन दिया ए देखना, बी है सुनना, सी है बोलना, डी है पढ़ना। तो उपयुक्त नहीं पूछा है तो देखना इसका राइट हो जाएगा आंसर। आपका जो भाषा कौशल कितने बताए गए हैं?
तो 4 बताए गए हैं। कौन कौन सा? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। बोलना, पढ़ना, लिखना इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका। कितने कौशल है? इसका ट्रिक होगा आपका सुबोपली। सु से हो जाएगा सुनना, ब से बोलना, प से पढ़ना, डी से लिखना, ली से लिखना। ये थे हमारे भाषा कौशल के निर्धारित पक्ष जो इसमें दिए गए। देखना क्या है, ये हमारे भाषा कौशल में नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय है किसका? ऑप्शन दिया ए रायबर्न को, बी है मॉरिसन को, सी है थॉमसन एम रस्क को, डी है हेनरी कोलवेल कुक को। तो खेल विधि का प्रचलित श्रेय किसको दिया गया है? तो हेनरी कोलवेल कुक को दिया गया है। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं कलम से किताब लिखता हूँ में कारक है। ऑप्शन दिया ए कर्ण कारक, बी है कर्ण कारक, सी है संबंध कारक, डी है अवधान कारक। तो मैं कलम से किताब लिखता हूँ में से के द्वारा किसका? से के द्वारा प्रयोग किया गया है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो कर्ण कारक इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं? ऑप्शन दिया ए है अव्यकृत प्रणाली, बी है सहयोग प्रणाली, डी है पाठ्य पुस्तक प्रणाली, डी है आपका निगमन प्रणाली। तो सुग्गा प्रणाली किसे भी कहते हैं? तो पाठ्य पुस्तक प्रणाली को भी कहते हैं। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्तलिखित शब्द में कौन सा समास दिया है? ऑप्शन दिया ए तत्पुरुष समास है, बी अव्ययभाव समास है, सी बहुब्रीहि समास है, डी है द्विगु समास है। तो हस्तलिखित में कौन सा समास हो जाएगा आपका? तो इसमें हो जाएगा आपका समास तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तो जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, समास करने के उपरांत विभक्ति चिन्ह का लोप हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो तत्पुरुष समास कहते हैं। तो हस्तलिखित में हस्त के द्वारा, लिखित के द्वारा मतलब से कारक का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन इसमें लोप है तो उसमें क्या कहेंगे? जहाँ कारक लोप हो या आपको उत्तर पद प्रधान हो तो उसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति में प्रयुक्त किंडरगार्टन शब्द का अर्थ है किससे? ऑप्शन दिया ए बच्चों के उद्यान, बी है आंतरिक शक्ति, सी निर्देशित भाव, डी है आपका उद्यान एवं उद्यान के बच्चे। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर उद्यान के बच्चे, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता में सहायक है। ऑप्शन दिया है प्रार्थना पत्र, बी है वाद विवाद, सी है निबंध, डी है पत्र। तो मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता में सहायक किसका है? तो वाद विवाद इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवन के आरंभिक दौर में मातृभाषा सीखने का सबसे प्रमुख स्रोत किसका है? ऑप्शन दिए ए है पुस्तक का, बी है परिवार, सी विद्यालय, डी है संचार साधन। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी, परिवार इसमें सबसे प्रमुख स्रोत के रूप में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वाचन शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन दिया ए विद्यार्थी की कल्पना शक्ति का विकास करना, बी विद्यार्थी की लेखन शक्ति का विकास करना, सी प्रत्येक शब्द पर उचित बल देकर पठन शक्ति का विकास करना, डी विभिन्न संदर्भों में द्रुत लेखन का विकास करना। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर कौन सा? तो प्रत्येक शब्द पर उचित बल देकर पठन शक्ति का विकास करना, इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा प्रयोगशाला शिक्षक के स्थान पर प्रतिस्थापन नहीं है, यह वाक्य है आपका। ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है। डी है कि असत्य है, बी की अस्पष्ट है, सी की सत्य है, डी अनुपयुक्त है। तो भाषा प्रयोगशाला शिक्षक के स्थान पर प्रतिस्थापन नहीं है, वाक्य कैसा है? तो असत्य है, इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पाठ्य पुस्तक का बाह्य गुण है, ऑप्शन दिया ए विषय वस्तु, बी है भाषा, सी है शैली, डी है शीर्षक। तो पाठ्य पुस्तक का बाह्य गुण कौन सा हो जाएगा, तो शीर्षक इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में श्रव्य उपकरण है, ऑप्शन दिया ए पोस्टर, बी है चार्ट, सी है ग्रामोफोन, डी है मानचित्र। तो श्रव्य उपकरण कौन सा हो जाएगा, तो ग्रामोफोन इसका राइट हो जाएगा आंसर। आपको ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा में सम्मिलित है, ऑप्शन दिया ए निबंधात्मक परीक्षा, बी है लघुत्रात्मक परीक्षा, सी मिलान पद परीक्षा, डी है पर्यावरण। तो इसका राइट कौन सा हो जाएगा, तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा में सम्मिलित कौन सा, तो मिलान पद परीक्षा इसका राइट हो जाएगा आंसर। आपको ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थी के लगातार मूल्यांकन हेतु उपयुक्त परीक्षा पद्धति है, ऑप्शन दिया ए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, बी है संक्रांत परीक्षा पद्धति, सी है वार्षिक परीक्षा पद्धति, डी है मौखिक परीक्षा पद्धति। तो आपका कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति इसका राइट हो जाएगा आंसर। अब हमारा आता है पैराग्राफ पद्यांश का, जो इसको हम पढ़ के इसके आंसर को देंगे। तो पद्यांश हमारा है कि हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तितलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपने गति और उड़ान सब भूलें, सब बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फूंगनी पर के झूले, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निवोरी कनक कटोरे की मैदा से। ये थे हमारे पद्यांश के पैराग्राफ। इसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं। क्वेश्चन है कि उपयुक्त कविता का केंद्रीय भाव किससे है, ऑप्शन दिया स्वातंत्र प्रेम से, बी समाजवाद से, सी देश प्रेम से, डी है मातृभक्ति से। तो स्वतंत्र प्रेम से इसका राइट हो जाएगा आंसर। आपको ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, पंक्ति में कौन सा अलंकार पूछा गया है, तो कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, जहाँ जहाँ एक ही शब्द को बार बार रिपीट हुई है, तो कहीं भली कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर कौन सा, ऑप्शन ए दिया यमक है, कि बी अनुप्रास से संदेश, डी है सलेश। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन ए बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, इसमें क जो शब्द है आपका बार बार आवृत्ति की गई है, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर। आपको ऑप्शन हो जाएगा बी अनुप्रास अलंकार। किसे कहते हैं, तो जब किसी वाक्य काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी समान वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। मतलब कहीं कटुक कनक कटोरी का जो प्रयोग किया गया है, इसके बार बार की गई है, जिसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, पंक्ति में स्वर्ण श्रृंखला किसे कहा गया है, ऑप्शन दिया ए वैभव विलासयुक्त गुलामी को, बी है सोने की जंजीरों को, सी वैभव रहित गुलामी को, डी है संपन्नता के सुख को। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए वैभव विलासयुक्त गुलामी को, इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से तद्भव शब्द है, ऑप्शन दिया ए स्वर्ण, बी है पक्षी, डी सी है कटुक, डी है किरण। तो तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा, तो पक्षी इसमें राइट हो जाएगा आंसर। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। ये थे हमारे पद्यांश के क्वेश्चन 5 नंबर के, जो पद्यांश के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखते हैं क्या है, अब हमारा आता है गद्यांश के जो 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और फिर समझ के उसके आंसर को देते हैं।
तो पद्यांश है कि इतिहास प्रमाणित कर देता है कि ऐसे दासवत्व बहुत काल के उपरांत एक अद्भुत संहारक शक्ति को जन्म देते हैं, जिसकी बाढ़ को रोकने में शक्तिशाली भी समर्थ नहीं हो सके। मनुष्य स्वभावतः जीवन से बहुत प्यार करता है, परंतु जब सहयोगी की निष्ठुर उत्पीड़न से वह नितांत दुर्बल हो उठता है, तब उनकी ममता घोरत्म विरक्ति में परिवर्तित हो जाती है। पीड़ितों का समाधान संभव हो सकता है, परंतु ऐसे में हताश और जीवन के प्रति निर्मम व्यक्तियों का संभाषण संभव नहीं है। ऐसे व्यक्तियों का वेग आधी के समान चक्षुहीन, बाढ़ में के समान दिशाहीन और विद्युत के समान लक्ष्यहीन हो जाता है। तो ये थे हमारे गद्यांश के पैराग्राफ। अब हम समझते हैं कि इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन किस प्रकार से दिए गए हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन दिया ए है मनुष्य, बी है निष्ठुर, सी है ममता, डी है सबल। तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? तो ममता इसका राइट हो जाएगा आंसर। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि संहारक शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन दिया ए सम प्लस हारक, बी है सन प्लस हारक, सी है सम प्लस हारक, सी है सन प्लस हारक। तो संहारक का सही संधि विच्छेद इसमें आपको ऑप्शन ए में दिया है, आपका सम प्लस हारक इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। निम्न में से कौन सा विकल्प जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनने का है? ऑप्शन दिया ए शून्यता, बी उपयोगिता, सी उत्पीड़न, डी है दासत्व। तो इसमें कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन हो जाएगा डी दासत्व इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाढ़ के समान दिशाहीन वाक्यांश में रेखांकित पद है, तो बाढ़ में कौन सा वाक्यांश होगा आपका? ऑप्शन दिया ए संज्ञा, बी है क्रिया, सी है सर्वनाम, डी है विशेषण। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो संज्ञा शब्द रेखांकित पद इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुर्वह का समानार्थी है? ऑप्शन दिया ए सिंचित, बी है गंतव्य, सी है अहस्यम, डी है दिशाहीन। तो ये थे हमारे राइट हो जाएगा आंसर आपका असम में इसका राइट हो जाएगा आंसर। तो ये थे हमारे आपके किसके गद्यांश के 5 क्वेश्चन जो यही समाप्त होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पेडागोजी कुछ क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असंगत कथन है। ऑप्शन दिया ए सरल वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय होता है, बी के मिश्र वाक्य में एक से अधिक मुख्य उपवाक्य तथा अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं, सी संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य के किसी संयोजक से जुड़े रहते हैं, डी के मिश्र वाक्य और उपवाक्यों को जोड़ने का काम समुच्चय बोधक करते हैं। तो असंगत पूछा है, तो मिश्र वाक्य इसमें से एक से अधिक उपवाक्य तथा अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं, इसका राइट हो जाएगा आंसर। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाह कितना सुंदर दृश्य है, यह वाक्य अर्थ की दृष्टि से है। आपका ऑप्शन होगा संभावनार्थक, बी है आपका विस्मयादिक बोधक, सी है संकेतार्थक, डी है प्रश्नवाचक। वाह कितना सुंदर दृश्य, इसमें किसका प्रयोग हुआ है? तो विस्मयादिक बोधक अर्थ का प्रयोग किया गया है। इसे हम विस्मयादिक बोधक किसे कहते हैं? तो विस्मयादिक बोधक चिन्ह का प्रयोग किसी वाक्य में आश्चर्य, घृणा, शोक, हर्ष, भय आदि के भाव में बोध कराने के लिए किया जाता है इस चिन्ह का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन दिया ए प्रेम पूर्वक स्वागत करना, बी जरा भी कष्ट न आने देना, सी अत्यंत प्रिय होना, डी वंश में न रह पाना। तो आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा प्रेम पूर्वक स्वागत करना, इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तो करेला दूसरा नीम पर चढ़ा लोकांकित का अभिप्राय है। ऑप्शन दिया ए सब और कष्ट होना, एक तो करेला दूसरा नीम पर चढ़ा, तो इसका हो जाएगा दूसरे पर दोष मारना, बी है आपका सब और कष्ट होना, सी एकाधिक दोष होना, डी है मात्र दिखावा करना। एक तो करेला दूसरा नीम पर चढ़ा, इसका अर्थ हो गया आपका एकाधिक दोष होना, इसका राइट हो जाएगा आंसर। आपका ऑप्शन सी इसका
राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस ने चोर को दंड दिया, वाक्य में प्रयुक्त विभक्ति है। ऑप्शन दिया, एक कर्ता एवं कर्म, बी है कर्ता एवं कर्म, सी है कर्म एवं अपदान, डी है कर्ता एवं संप्रदान। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धीरे धीरे किस व्याकरण कोटि का शब्द है। ऑप्शन दिया, एक क्रिया, बी है विशेषण, सी क्रिया विशेषण, डी है सर्वनाम। तो धीरे धीरे में किस व्याकरण कोटि शब्द का प्रयोग किया गया है, तो क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। तो आज का सेट यही समाप्त होता है। खंड थर्ड का हमने हिंदी की प्रीवियस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। तो आज की वीडियो यही समाप्त होती है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।